अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार ये वीडियो मैंने डिज़ाइन की है एक क्विज़ के दौर पे कि मैं अभी तक जितना भी पढ़ा चुका हूँ उसका एक क्विज़ लिया जाए, एक टेस्ट लिया जाए और बेसिकली इसकी टारगेटेड ऑडियंस भी स्टूडेंट है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके क्विज़ेस चल रहे होते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं पाइथन के, तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके इंटरव्यू होने वाले होते हैं जॉब्स के लिए, तो उसकी तैयारी भी इससे हो सकती है। मतलब एक ही वीडियो में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं और आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो। एक बड़ी वीडियो आपके लिए मैंने जो है निकाल दी है। बस हर बार की तरह एक बात आपसे कहूँगा, हर पॉइंट को आपने लिखना है, डिटेल में समझना है क्या चीज़ है और उसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, क्योंकि हो सकता है इसके ज़रिए आप लोग जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओ या फिर एग्जाम में पास हो जाओ। जब इतना बड़ा कुछ मैं आपको दे रहा हूँ तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आप लोग सब्सक्राइब लाज़मी करना। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। नाउ गाइस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम 3 स्टेप में इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप है, मैं आपको शुरू से एंड तक कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहा कि इन सब वीडियो को देखो, ये जो मैंने बनाई भी है, ये नहीं कह रहा इतना टाइम नहीं होगा, जाहिर सी बात है। या तो आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे या फिर आपके एग्जाम होने वाले होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम करना है। मैंने आपके लिए एक 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 लाइन की डेफिनेशन निकाल के रखिए कि आप सबका रिवीजन हो जाए उससे। एक एक लाइन की डेफिनेशन समझ लो, काम क्या करते हैं और उसका सिंटेक्स देख लो, बस उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। और सेकेंडली, जैसे ही हम ये रिवीजन कर लेंगे तो फिर मैंने आपके लिए एमसीक्यूज भी निकाल के रखे हैं, यानी कि क्विजेस भी निकाल के रखे हैं। और बहुत सारे क्विजेस हैं, मतलब आप लोग अटेम्प्ट करोगे और आपको अच्छी खासी प्रोग्रेस मिल जाएगी। और वो जो क्विज मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, 110% लग सकते हैं। इंटरव्यू में तो पूछे जाते हैं, एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि एग्जाम में 110% आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह समझ के करना है हर चीज को। स्टार्ट करते हैं और थर्ड स्टेप भी है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, रिवीजन। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, पहले नंबर पे है वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत आसान है। एक वेरिएबल मेमोरी का नाम होता है जो कि अपने अंदर कुछ स्टोर करता है। वो जो कुछ होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्टोर करता है अपने अंदर। और वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है वो ये लिखा हुआ, ये रहा स्ट्रक्चर उसका। नेम इक्वल टू रेहान, ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है, सिंपल। नाउ है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या कहती है? ये पाइथन डेटा टाइप्स वो कैटेगरीज होती हैं जो बताती हैं कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। जैसे नंबर, टेक्स्ट, लिस्ट या फिर ट्रू और फॉल्स। मतलब मल्टीपल किस्म का डेटा होता है जो कि स्टोर करवाते हैं। अभी ये देखें तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। अगर इसी जगह मैं 1 2 3 4 लिख दूं तो ये एक नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। इसी तरह मैं ट्रू फॉल्स लिख दूं, एक जो है बुलियन मेथड बन जाएगा। तो मल्टीपल टाइप है आपकी, उनको आप यूज करते हो। आपको ये पता होना चाहिए डेटा टाइप होती क्या है। बेसिकली इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये टाइप होती है। सही है, तो इसका स्ट्रक्चर नहीं है। नाउ थर्ड स्टेप है ऑपरेटर। ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है वो बता देते हैं। पाइथन में ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो वेरिएबल्स और वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब प्लस माइनस करते हो दो वैल्यू को, यानी कि 2 को 5 से माइनस कर लिया, 2 को 5 से प्लस कर लिया, तो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बस इतना सा काम है ऑपरेटर का। और इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है? एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके ऑपरेटर्स को याद रखना। ठीक है, ये ऑपरेटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? नंबर पर बेसिक मैथ ऑपरेशन, यानी कि मैथ ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो ये करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। नाउ है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि जो असाइन वाले काम होता है। असाइन का मतलब आपको पता होगा, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था 1, और अगेन मैं इसको कॉपी करूंगा, देन इसको एक और इसी नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ, बट इसको वैल्यू देता हूँ नेम 2। तो अभी हमारे पास ये ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि नेम 2 जो है वो नेम 1 को मिटा देगा और नेम 2 टाइप होगा अब हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला काम करते हैं। और उसके बाद है कंपैरिजन, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हमारे पास दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और आंसर हमें देते हैं ट्रू या फॉल्स के अंदर। ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर सिंटेक्स को देखा जाए तो सिंटेक्स कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, और है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल कंडीशंस कंबाइन करने के लिए होते हैं। मतलब हमारे पास जो लॉजिकल काम होता है वो इनके जरिए किया जाता है, एंड और नॉट। जब तक इफ एल्स कंडीशन नहीं पढ़ ले हम, जब तक लॉजिकल काम हम इसके जरिए करते हैं अक्सर। ठीक है,
बिटवाइज ऑपरेटर आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा इसका, तो इसको हटा देते हैं हम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि चेक करते हैं कि क्या वैल्यू किसी सीक्वेंस में है या नहीं। मतलब मैं कहूँ कि इस वेरिएबल में मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था 1 2 3 का, ठीक है। मैं कहूँ कि इस वेरिएबल में 1 2 3 है, तो मैं इन नॉट इन का यूज करूंगा। उसके बाद है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि कहता है चेक करते हैं कि क्या दो वेरिएबल सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट हैं। मतलब हम एक सवाल करते हैं कि क्या ये दोनों सेम है, क्या इसके अंदर कुछ अलग है। तो ये जो इज है ना, ये सेम के लिए यूज होगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया नंबर का, नेम इज इक्वल टू 1 और नेम इज इक्वल टू 2, तो मैं मैच करना चाहूंगा इज नेम 1 इक्वल टू नेम 2, यानी कि नेम 1 और नेम 2 बराबर है। मैं बोलूंगा यस, ट्रू में आंसर आएगा मुझे, ठीक है। तो सिंपल है ये ऑपरेटर। अभी भी कंफ्यूजन है ऑपरेटर या वेरिएबल्स में, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो मिल सकती है, जो कि 34 मिनट की। आप इसको देख सकते हो दिन के अंदर, और आप इसके जरिए वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को अच्छी तरह, ऑपरेटर को भी अच्छी तरह समझ सकते हो, ठीक है, डिटेल में। नाउ हम बढ़ते हैं आगे, कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो एक छोटा सा नाम दिया गया है, और उसके अंदर दो चीजें आती हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट हमारे पास और लूप। कंट्रोल फ्लो पाइथन का वो प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि प्रोग्राम का स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किस सीक्वेंस में होगा, स्टेट, कंडीशन या लूप के अकॉर्डिंग। मतलब ये साफ सीधी बात कह रहा है कि प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है। मतलब कोई कंडीशनल चीजें आ रही हैं उसके अंदर, कोई कंडीशन लग रही है। मिसाल के तौर पे अगर 18 साल के हो तो इस वेबसाइट में आ सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मतलब कोई कंडीशनल काम हो रहा है, और लूप के जरिए काम हो रहा है। मतलब अगर मैं एक गेम बना रहा हूँ और उसके अंदर मेरी कार चलती जा रही हो सीधी सीधी, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक लूप में एक गाड़ी चलती जा रही है सीधी सीधी। तो सिंपल सा मेथड है। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर कंडीशन लगा देना, उसको कुछ प्रोसेस से गुजारना, और उसके प्रोसेस के बेस पर कोई रिजल्ट शो करवा देना। लूप की बात करें तो लूप हम सिंपल यूज करते हैं रिपीटेशन के लिए, यानी कि मल्टीपल टाइम उसको प्रिंट करवाने के लिए किसी चीज को। जैसे कि हम गेमिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है। हम लोग सिंटेक्स पे गौर करेंगे। एक इफ का ब्लॉक चलता है, उसके अंदर कोड आता है, कुछ ना कुछ कंडीशन देता है उसकी। फिर एलिफ आता है, एलिफ में अनदर कंडीशन, अगर हमें दो कंडीशन देनी है, यानी कि इफ चले उसके बाद एलिफ चले। एल्स आता है और उसके अंदर कोड हमारा लास्ट वाला चलता है। मतलब अगर इफ एलिफ के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं बन पा रहा तो एल्स चलाना है आपने, ठीक है। उसके बाद आते हैं लूप के ऊपर। तो लूप के अंदर भी दो लूप मिलते हैं हमें, फोर लूप और वाइल लूप। फोर लूप क्या होता है, फोर लूप के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं और उसके बिहाफ पर इसको चलाते हैं, और फोर लूप को हमें शुरू होने से लेकर एंड होने तक का रास्ता बताना होता है। मतलब मैं कहता हूँ कि 1 के ऊपर हमारी गेम की बाइक चलना स्टार्ट होगी और 10 लेवल पे जाकर खत्म हो जाएगी। लेकिन वाइल्ड लूप में ऐसा नहीं होता। ना हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाते, ना हम इसे एंडिंग पॉइंट बताते। हम बोलते हैं बस चलना शुरू हो जाओ, ये चलती जाती है, जैसे कि नोकिया वाला गेम था। तो यही चीज है लूप का भी और इसका भी, वाइल्ड लूप का भी। इसका सिंटेक्स आपने देखना होगा, फॉर वेरिएबल इन ए टेबल। मैंने बताया था इन ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है, वो इसलिए यूज किया जा रहा है कि क्या ये वेरिएबल मौजूद है यहाँ पर, तो उसके ऊपर ये कोड ब्लॉक रन कर दो। कोई भी कोड ब्लॉक हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये फोर लूप है, ठीक है ना। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप कंडीशन कुछ इस तरह होती है कि वाइल लिखा आपने और उसके बाद कोड रख दिया आपने, या फिर आपने कर दिया वाइल ट्रू, तो आपके पास ये चलता चले जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें और होती हैं इसके अंदर, यानी कि वाइल लूप के अंदर अगर आप ब्रेक लिखोगे वाइल लूप के एंड में, लूप को फौरन ब्रेक कर देगा ना। कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू से ये होता है कि ये जो है उसको स्किप कर देगा। मतलब अगर हमारे पास वाइल लूप जो है एक बार रन हो रहा है, उसके बाद दोबारा वाइल लूप रन किया जा रहा है, अगला भी कोई वाइल लूप है, यानी कि एक ही कोड में मैंने दो बार वाइल लूप को यूज किया, तो इसको स्किप करके वो सेकंड वाले पे चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास पास। पास को इतना खास काम नहीं करता, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हो कि कुछ करता नहीं है, बस नॉर्मली ये स्टॉप हो जाता है, कुछ दिखाता नहीं है ना कुछ शो करता है, ठीक है। नाउ हम आते हैं फंक्शन की तरफ। अगर लूप में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो स्टिल मैं वीडियो रिकमेंड कर सकता हूँ। इफ एल्स कंडीशन और लूप की अगर आपने बिल्डिंग करनी है, अच्छी तरीके से समझना है, तो आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली इफ एल्स कंडीशन की लॉजिक, और उसके अलावा टिक टेक टो गेम की वीडियो, जो कि 3 वीडियो के अंदर मैंने आपको ये तीनों चीजें जो मेन चीजें हैं पाइथन की वो कवर करवाई हैं। तो आपके लिए तीनों वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। नाउ चलते हैं अगले स्टेप पर, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ। मेरा काम है अभी डेफिनेशन प्रोवाइड करना और सिंटेक्स। आप चाहो तो ये फाइल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, लिंक आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करो और ये फाइल आप मुझसे वहां पर ले सकते हो, ठीक है।
फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक है। फंक्शन हमारे पास कोड जो होता है हमारे पास उसको रीयूजेबल बनाता है, मतलब बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं और इजी कर देता है हमारे टास्क को, हमारे काम को इजी कर देता है। बेसिकली बाकी चीजें लिखी हुई जैसे कि डेफ से स्टार्ट होता है, उसके बाद फंक्शन का नेम बताना होता है, कुछ इस तरीके से नेम देते हैं हम उसको। पैरामीटर, फंक्शन का नेम देख लो किस तरीके से देते हैं। सिंटेक्स आपने बारीकी से देखना है एक एक चीज। पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर क्या होता है आपको पता होगा, और कॉलन लगता है। उसके बाद कोड आता है हमारे पास, कुछ भी कोड हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं आपको लिख के दिखाऊं। और उसके बाद रिटर्न का मैंने बताया, रिटर्न क्या करता है? रिटर्न का मतलब होता है हम किसी चीज को फंक्शन के बाहर निकाले। अगर मैं ये रिटर्न ना लगाऊं तो ये चीज फंक्शन के बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकती है। अगर मैं फंक्शन के बाहर कॉल करूंगा तो नहीं यूज होगी, लेकिन रिटर्न के जरिए फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकती है और हमारे पास रिजल्ट आगे हम लोग बता सकते हैं जो भी रिजल्ट आ रहा है। और ये इसने बोला भी है कि ऑप्शनल है, मतलब आप चाहो तो अपने फंक्शन से बाहर इस चीज को निकालो, अगर नहीं चाह रहे तो नहीं निकालो, कोई मसला नहीं है। तो अब एक और बात कहना चाहूंगा कि फंक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो स्टिल टिक टेक टो गेम में फंक्शन को वेल डिफाइन किया गया है, लाजमी देखना है, बार बार कहूंगा। नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक सिस्टमेटिक वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने और स्टोर करने की। देखो, एक तो हम वेरिएबल बनाए थे जो कि एक सिंपल सी वे थी जिसके अंदर हम कोई भी डेटा डाल देते और बता देते कि भाई ये डेटा है। लेकिन ये जो डेटा स्ट्रक्चर खास तौर पे बनाए गए ना, इसके अंदर जो डेटा डलता है उनकी अलग अलग ही खासियत है। मतलब हर डेटा का अलग सिंटेक्स है। नंबर वाला जो डेटा था उसका एक ही सिंटेक्स था हमारे पास। स्ट्रिंग वाला डेटा है उसमें बस इन्वर्टेड कॉमास लग रहा है, लेकिन सिंटेक्स सेम है। बूलियन में भी सेम सिंटेक्स है, इक्वल टू के जरिए बन रहा है वेरिएबल। उसके अलावा अगर कोई और टाइप देखे तो उसमें भी इक्वल टू के जरिए बनेगा, लेकिन यहाँ पर सिंटेक्स ही चेंज है। अच्छा, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ये भी बताता चलूं। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब एक डेफिनेशन यही है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइज वे में जो है ना, आप उसको डिफाइन कर सको, स्टोर कर सको, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। आगे हमारे पास है लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये चार हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो लिस्ट क्या है हमारे पास? लिस्ट बेसिकली हमारे पास एरे वाला काम करती है, जो हमने फंक्शन जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। ये ऑर्डर म्यूटेबल, मतलब ये जो है इनके चेंज कर सकते हो आप, इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहो इसके फंक्शंस को यूज करके, इसके मेथड को यूज करके। इसके बिल्ट इन मेथड भी आते हैं, वो भी आप देखना जरूर, लेकिन वो बताता हूँ कब देखना है आपने। बिल्ट इन मेथड को आप अभी इसके अंदर इन्वॉल्व ना करो क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिलहाल उसको इग्नोर करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर करता है और ये डुप्लीकेट्स बनाने को अलाउ करता है। इसके सिंटेक्स कैसा है? कुछ इस तरीके से नाम देते हैं, इक्वल टू के बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। ये सिंटेक्स इसका अलग है और इसको चेंज किया जा सकता है। ये बात याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चेंज किया जाता है या नहीं, तो आपने बोलना है हाँ किया जा सकता है इसको, ठीक है। नाउ टपल है, टपल भी सेम है लिस्ट की तरह है, बट इसके अंदर दो चीजें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? एक तो इसका सिंटेक्स, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, सिंपल ब्रैकेट। उसके बाद ये इम्यूटेबल है, यानी कि इसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ना तो इसके अंदर से कुछ जा सकता है ना तो इसके अंदर कुछ आ सकता है ना। उसके बाद है डिक्शनरीज। डिक्शनरी क्या करती है? अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ये ऑब्जेक्ट वाला काम कर रही है बेसिकली। ऑब्जेक्ट का अगर आपको नहीं पता तो की वैल्यू मतलब अगर आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हो और उसके अंदर आपको जरूरत पड़ती है कि नेम बताओ स्टूडेंट का, वो बताए रेहान, क्लास बताओ, वो बताए क्लास, एज बताओ, वो बताए एज। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम यूज करेंगे डिक्शनरी को। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये एक अनऑर्डर कलेक्शन है जो कि की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करती है, बस इतनी सी डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। सिंटेक्स इसका आपने देखना है, हर चीज का आपने सिंटेक्स जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स और पैकेजेस पाइथन में कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। देखो, फंक्शन अभी मैंने देखा, फंक्शन हमारे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज हो रहा है। डेटा स्ट्रक्चर कोड को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखो, एक वक्त तक काम किया इन्होंने पाइथन पर। पाइथन के ऊपर कहाँ तक काम किया? इफ एल्स की कंडीशन और लूप तक। लूप के बाद इन्होंने पाइथन पे काम किया, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके ऊपर फोकस किया, वो क्या थी? कोड को ऑर्गेनाइज करना और कम से कम कोड करना। फंक्शन के जरिए हम कम से कम कोड कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज भी हो रहा है। डेटा स्ट्रक्चर के जरिए कोड हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है। नाउ थर्ड आ गया मॉड्यूल एंड पैकेजेस, जिसके अंदर हम लोग कम से कम
कोड करेंगे और कोड ऑर्गेनाइज भी रहेगा। और ये क्या करता है, मॉड्यूल्स को बेसिकली आपने देखना पड़ेगा। अभी मैं अगर समझाने बैठूंगा तो उसका एक अलग ही लेक्चर है, बट मैं वीडियो रिकमेंड करूंगा, थोड़ा सा रुकें। मैं बस आपको एंड में एक वीडियो अगर रिकमेंड कर दूंगा, अगर आपको नहीं पता मॉड्यूल क्या था, लेकिन अगर डेफिनेशन जाननी है आपकी तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मॉड्यूल और पैकेजेस पाइथन में कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जैसे कि फंक्शन करल, बट इसका जो है कोड भी बहुत छोटा होता है फंक्शन के मुकाबले में। बस इतना सा है। स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल सा है, वो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो वीडियो रिकमेंड कर दूंगा। अभी थोड़ा सा और चीजें रहती हैं ना। हमारे पास फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग पाइथन में डेटा को रीड, राइट और मॉडिफाई करने का प्रोसेस है। देखो अभी तक जो है हम लोगों ने किसी भी चीज की रीयूजेबिलिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात की, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज कर सके। अब फाइल हैंडलिंग भी एक कोड को आसान कर रहा है। मतलब अगर मैं एक फाइल में हूं और मैं चाह रहा हूं कि उस फाइल का डेटा इस फाइल में मैं रीड कर सकूं या फिर उसको चेंज कर सकूं, मैं अपने ब्राउजर को क्लोज किए बगैर, मतलब मैं इस नोटपैड की फाइल को क्लोज किए बगैर उस फाइल में भी जा सकता हूं और वहां से डेटा पढ़ भी सकता हूं, रीड भी कर सकता हूं, राइट भी कर सकता हूं, अपेंड भी कर सकता हूं। जो जो चीजें कर सकता हूं मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, लेकिन इसकी डेफिनेशन पे अभी हमने फोकस करना है। फाइल हैंडलिंग पाइथन में डेटा को रीड, राइट और मॉडिफाई करने का प्रोसेस है। एक तो है हमारे पास ओपनिंग अ फाइल, एक फंक्शन है ओपन का जिसके जरिए हम फाइल को ओपन करते हैं, बट एक फंक्शन होता है क्लोज का जिसके जरिए हम फाइल को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब उसका सिंटेक्स क्या होगा? तो सिंटेक्स सिंपल सा आपके सामने है। हमारे पास आया फाइल ऑब्जेक्ट, मतलब एक जो है हमने वेरिएबल बना लिया इक्वल टू, हमने उसको ओपन किया और उसके अंदर फाइल का नाम बताया और मोड बताया। देखो मोड के अंदर क्या है, रीड मोड है जो कि हमारी फाइल को रीड करता है, राइट मोड है जो कि हमारी फाइल में कुछ लिखता है, कुछ राइट कर देता है, और अगर हमारी फाइल में कुछ लिखा हुआ है तो उसको मिटाकर ये टेक्स्ट ऐड कर देगा। ठीक है, और एक है हमारा अपेंड। अपेंड क्या करता है? अपेंड उसके यानी कि अगर कुछ हमारी फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसके आगे से इसको ज्वाइन कर देगा। और भी बहुत सारे बाइनरी मोड है, यूजफुल फॉर नॉन टेक्स्ट फाइल, यानी कि जो फाइल में टेक्स्ट नहीं होता उसके लिए, यानी कि बाइनरी आप कह सकते हैं नंबर फाइल या फिर 0 और 1 कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इस तरह की फाइल्स आप रिकमेंड कर सकते हो। एक्सक्लूसिव क्रिएशन, यानी कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एरर जनरेट करेगा। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। ये सारे मोड्स हैं इसके। वैसे तो ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको, और वीडियो अभी मैं रिकमेंड करूंगा इन सब चीजों की, मॉड्यूल्स की भी, फाइल हैंडलिंग की भी, और आगे एक और चीज आने वाली है उसकी भी। खैर एक और चीज है, ओपन के जरिए ओपन हो जाता है और क्लोज के जरिए क्लोज हो जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट फाइल हैंडलिंग से एक और कॉन्सेप्ट सामने आया था, इसको आसान कर दिया गया था, जिसका नाम रखा गया था कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। ये याद रखना नाम, के कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के नाम की भी कोई चीज होती है। ये क्या करती है अब ये बताता हूँ। पाइथन में विद स्टेटमेंट का यूज करके फाइल हैंडलिंग को एफिशिएंट कर दिया गया। मतलब पहले तो आसान ही कर रहे थे काम को, कि फाइल को हम आसानी से एक्सेस भी कर सके इस नोटपैड की फाइल में बैठकर भी। अब और आसान कर दिया कि ओपन और क्लोज ना करना पड़े, हम जो बार बार ओपन कर रहे हैं फिर क्लोज कर रहे हैं, फिर ओपन कर रहे हैं फिर क्लोज नहीं करो, सिर्फ विथ लगाओ और हमारे पास ओपन भी खुद ही होगा, क्लोज भी खुद ही होगा। बस इतना आसान कर दिया उन्होंने काम। और आगे इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह हो गया है भाई। देखो ओपन तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। विथ लगाया हमने, ओपन किया, उसके बाद फाइल का नाम रीड मोड एज फाइल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी कंटेंट आएगा वो हमने प्रिंट किया, देन हमारे पास काम कंप्लीट, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक का काम हो चुका है फाइल हैंडलिंग में। इसकी डेफिनेशन समझा दी, इसके मोड बता दिए मैंने आपको, इसके आपको जो है मैंने सिंटेक्स बता दिए। अब आते हैं एरर हैंडलिंग, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी। ठीक है, एरर हैंडलिंग का मतलब है कोड में होने वाले एरर्स को मैनेज करना। बस इतना सा कह लो आप, यानी कि हमारी प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना हो। मिसाल देता हूँ, हमारे पास एरर जब भी आता है वो रेड कलर का आता है, पूरी वेबसाइट को रोक देता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसको लाइव कर दिया, एक गेम बनाया मैंने, उसको लाइव कर दिया, बट उसके अंदर एक यूजर को एरर आया और उसने पूरा जो है रेड कर दिया। अब यूजर को कोडिंग तो आती नहीं है, तो उसको क्या पता कौन सा एरर है। तो हम उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं, मतलब एरर को चेंज कर लेते हैं, एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। क्या अगर गलती से कोई यूजर गलत बटन दबाता है तो उसको जो है ये मैसेज शो करवा दो उस एरर के बदले। मतलब हमारे पास कितने किस्म के एरर होते हैं ये भी बता देता हूँ। सिंटेक्स एरर होता है, ये तब होता है जब हमारे पाइथन प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स का मतलब मिस स्पेलिंग होती हो या फिर रॉन्ग इंटेंशन दी गई हो। दूसरा है हमारे पास रन टाइम एरर। ये एरर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आता है, मतलब जब हमारा प्रोग्राम रन किया जाता है और उसके अंदर जो है हमारे पास डिवीजन बाय 0 या फिर फाइल नॉट फाउंड आ रही होती है, हमारे पास कोई फाइल नहीं होती उसके अंदर, तो ये रन टाइम एरर आता है।
थर्ड है लॉजिकल एरर। ये प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होती है, कोई लॉजिक का मसला होता है, कोई स्टेप जैसे कि मैंने एल्स लगा दिया बट इफ नहीं लगाया, तो उस टाइप का ये एरर आता है। अब इसको हैंडल हम कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। आपको पता है कितने टाइप के एरर होते हैं? ये 3 टाइप के एरर होते हैं। एरर हैंडलिंग होती क्या ये भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग इसको हैंडल करते कैसे हैं। 4 चीजें। ट्राई है। ट्राई क्या करता है? कोड डेट माइट रेज एन एक्सेप्शन। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, पहले देख लूँ क्या क्या होता है। ट्राई है, एक्सेप्ट है, एल्स है और फाइनली। ठीक है, ये 4 स्टेप है। हमारे पास ट्राई का मतलब होता है इफ वाला काम, मतलब कोड दो इसको, ये कोड चेक करेगा, अगर सही होगा तो रन कर देगा, अगर गलत होगा तो क्या करेगा, बोलेगा भाई इसको भेजो, हम एक्सेप्शन के बाद भेजेंगे, यानी कि एक्सेप्ट के पास भेजेंगे हम इसको। ठीक है, यहां से उठाकर एक्सेप्ट पे भेजूंगा मैं। ठीक है, एक्सेप्ट पे आता है तो यहाँ पर हम लोग अपना जो है एरर देखते हैं, कौन सा एरर आया हुआ है इसके अंदर। टाइप देखते हैं हम कौन सा एरर है, लॉजिकल है, रन टाइम है, सिंटेक्स है। हमें जैसे ही पता चलता है ये एरर है, हम उसको बोलते हैं कि भाई ये एरर है, और उसकी जगह हम कोई ना कोई अलर्ट शो करवा देते हैं। यानी कि मैं कह देता हूँ कि भाई सिंटेक्स एरर है, या फिर मैं कह देता हूँ कि भाई अभी रुक जाओ, कुछ लॉजिकल एरर आया हुआ है हमारी वेबसाइट में, हम ठीक करते हैं, तो उसके बाद सही हो जाएगा। तो इस तरीके का कोई नोटिस हम करवा सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट भी क्रैश ना हो और यूजर को आसान अल्फाजों में पता चल जाए हो क्या रहा है। अब यहाँ पर हमने ट्राई भी चला लिया, एक्सेप्ट भी चला लिया। ठीक है, ट्राई अगर हमारे पास सही होता है, मतलब अगर इसके अंदर कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल सही होता है, तो ये क्या करेगा? ट्राई भेजेगा इस कोड को फिर एल्स के पास। जब एक्सेप्ट के पास नहीं भेज रहा तो फिर ये भेजेगा एल्स के पास, और एल्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये सीधा हमारे कोड को रन कर देगा जब इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, क्योंकि ये ट्राई के पास से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, फाइनली क्या चीज है, देखो हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट अपना काम करेंगे। ट्राई अगर सही कोड लेगा तो उसको एल्स के पास भेजेगा, तो एल्स भी इनकी वजह से रुका हुआ है, बट फाइनली इनकी वजह से नहीं रुकता। अगर ये तीनों अपना काम कर रहे होंगे, मैं फाइनली को कोई चीज कहूंगा कि भाई ये टास्क परफॉर्म करो, तो पहले फाइनली चल जाएगा। फाइनली कोई कंडीशन वगैरह नहीं देखते, ये सीधा काम करता है, जो चलना होता है, इसने जो प्रिंट करना होता है वो काम करता है, और कुछ नहीं है। बाकी ये तीनों अपना लॉजिक पूरा करके अपनी कंडीशंस पूरा करके चलते हैं। ठीक है, अभी भी मैं स्टिल कहूंगा कि हो सकता है आपको समझ में ना आए, जब अगर आप बिल्कुल बेसिक से देख रहे हो, अगर अभी तक आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं आपको अपनी एक और वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि मैंने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। वो है एआई असिस्टेंट वॉइस बेस्ड, जो कि मैंने अभी करंटली बनाया है, 6ठी वीडियो है मेरी। पाइथन की प्लेलिस्ट से 7 वीडियो पर, और 7 वीडियो में मैंने आपको एक एआई असिस्टेंट बनाकर दिखा दिया, एआई एजेंट बना दिया। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। मैं रिकमेंड करूंगा, आपके पास जितना भी टाइम है कोशिश करो इस प्लेलिस्ट को टाइम दो, ताकि आपके डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बस इस नोटपैड से आपने रिवाइज कर लिया है। अब चलेंगे हम अपने सेकंड स्टेप पर, जो कि हमारे क्विज, जो कि मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। उस क्विज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप सर्च भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। ये एक वेबसाइट है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे क्विज आपको दे रही है। 110% गारंटी है कि वो क्विज आ सकते हैं, और अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भाई 1000% गारंटी है कि वो ये सवाल कर सकता है। सो लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पाइथन क्विज का लिंक है, इसके अंदर आपको वेरिएबल मिलेगा, डेटा टाइप मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, फॉर लूप, व्हाइल लूप, पाइथन लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स, डिक्शनरी, सेट, फंक्शन, नेम स्पेस, स्कोप हमारे पास। और ऊप को हम अभी रहने देंगे, क्योंकि अभी हमने ऊप नहीं पढ़ा, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, और अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो ये भी अटेम्प्ट कर सकता है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो कि एरर हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग, बस ये हमने देने, उससे ज्यादा हमने नहीं देने। आगे पढ़ते जाएंगे तो और भी हम लोग कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने काम किस तरह करना है। वेरिएबल में आओगे आप, वेरिएबल में आकर टोटल 25 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर लॉग इन करना चाहो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। व्हाट इज अ वेरिएबल इन पाइथन? मैंने क्या कहा था, एक लोकेशन है जहाँ पर कुछ डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब हमने आगे बढ़ जाना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेरिएबल कैसे बनता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मुझे ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, कंफ्यूज किया आपने, आपको यहाँ पर भी कंफ्यूज किया, लेकिन मुझे ये सही लग रहा है। न्यूमेरिक वेरिएबल एक सही तरीके से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कमेंट किस तरह होता है, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप 25 पे क्लिक करो। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोगों को ये करने को मिले, मैं चिटिंग नहीं करवाना चाह रहा, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो पहले आप लोग करो, आप लोग करो, और मैं बताता हूँ किस तरीके से करो। आपने वेरिएबल का टास्क खोला, इसके अंदर 25 एमसीक्यूज है। 25 में से अगर 3 आपके ये गलत हो जाते हैं,
वेरिएबल गलत हो या फिर आपके डेटा टाइप में गलत हो या फिर आपके लूप में गलत हो, जो भी आपके 3 गलत हो जाते हैं, जिस भी ऑप्शन में आपके 3 गलत हो जाते हैं, वेरिएबल में गलत हो रहे हैं, उसको एक कॉपी में लिख लो कि भाई वेरिएबल में मेरे 3 एमसीक्यूज गलत हुए हैं। डेटा टाइप में हो गए, डेटा टाइप लिख लो, ऑपरेटर हुए, ऑपरेटर लिख लो, लूप हुआ है, लूप लिख लो, जो भी गलत हो रहा है उसको लिखते जाओ, ठीक है। एंड में क्या करो, अगर 5 चीजें तुम्हारे जो है लिस्ट में आ रही है कि लूप तुम्हारे जो है 3 गलत हुए थे, ऑपरेटर गलत हुए थे और जो है कंडीशनल स्टेटमेंट गलत हुई थी, ये 3 चीजें ले लेता हूँ। 3 चीजें आपको लगा कि आपकी ये 3 चीजें बहुत ज्यादा गलत थी, नहीं समझ सके, आप लोगों ने कुछ गलत टिक कर लिए, तो इस वजह से आपको वहां पर उन्होंने कम नंबर दिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अच्छा आपको स्कोर भी शो होगा, कहाँ शो होगा, यहाँ लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपको एंड में स्कोर भी शो हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, गलत देख लिया, आपने क्या करना है, आपने या तो टाइम है तो वह यहाँ पर वीडियो देख सकते हो, कौन सी वीडियो देखोगे, मैंने आपको हर वीडियो बता दी है जिसके अंदर कंटेंट है, वेरिएबल, डेटा टाइप और ऑपरेटर, इफ एल्स कंडीशन, लूप और फंक्शन वगैरह सब कुछ। उसके बाद ये ग्रेंड प्रोजेक्ट है, उसके बाद एआई एजेंट, ये जरूरी नहीं है क्योंकि इसके अंदर एजेंट बनाया जा रहा है, चैट जीपीटी बनाया जा रहा है, देखना जरूरी है बट टेस्ट और इंटरव्यू के हिसाब से इतना जरूरी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं अभी आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इस तरीके से काम करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो देखो, अदरवाइज अदरवाइज अगर आपके इफ ऐसी कंडीशन में अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या करोगे, आप आओगे चैट जीपीटी पर, ठीक है। जहां अगर आप इसको कहोगे भाई मुझे इफ एस की कंडीशन सीखनी है, यहाँ पर आप इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे दो, तो मैंने इसको सिंपल सी एग्जांपल दे दिया, मुझे इफ एस पढ़ाओ पाइथन का। अभी डिटेल में आपको रोमन उर्दू में पढ़ा रहे कि किस तरीके से एफ काम करता है, किस तरीके से एस, और इससे आप लोग क्विज भी जनरेट करवा सकते हैं इनमें कि भाई मुझे 10 एमसीक्यूज दो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो कि सवाल जवाब हो सकते हैं उसके, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोशिश करना है कि चिटिंग ना करो, जो भी आपको आंसर सही लगता है वो आंसर क्लिक करना, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, करेक्ट आंसर डालना, जो आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये लगता है कि ये आंसर होगा। एंड में आपने जो भी गलत किया होगा उसको एक कॉपी पे लिख लो कि भाई वेरिएबल में मैंने ये गलत किया था। उसके बाद फिर वो चैट जीपीटी पे जाकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन दोबारा चैट जीपीटी से ही जनरेट करवा लो, क्योंकि ये तो आप कर चुके होगे, नया जो है आप उससे क्विज जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से, वो कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वेबसाइट पसंद आई होगी जो कि मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाली है कि कहीं से अच्छा आपको क्विज टेस्ट मिल जाए। और यकीन जानो इसके अंदर जो क्वेश्चंस है 110% मैंने जो दिए हैं और मुझे जो लगता है ये लगेंगे, इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे और एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। उसके अलावा आपको जो चैट जीपीटी का ऑप्शन दिया वो भी अच्छा है और आपको रिवीजन भी करवा दिया, वीडियो भी रिकमेंड कर दिए। तो जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ उतनी मैं हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपकी जॉब भी लग सके या फिर आप एग्जाम में पास हो सको, तो उसके लिए एक लाइक बनता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ ऊप के साथ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बनाए। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो ये देखो सिर्फ 2 प्रोजेक्ट हैं, आगे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने पाइथन में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो जितना हो सके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।